नमल दूसरी जाने वाली कुर्सियों पे पीछे अवतार बैठी थी। आज उसकी कतार खाली थी। हुनैन अगली कतार में थी और फारिस नहीं था। अवतार गोद में रखे सेल फोन की स्याह स्क्रीन पे बेख्याली में उंगली फेर रही थी। उसका जहन मुंतशिर ख्यालात की अमाज का बना हुआ था। स्याह स्क्रीन पे नजरें साकिन किए वो उसमें झिलमिलाता अपना अक्स देखने लगी। 2 माह पहले वो अपने क्लिनिक में कुर्सी पे बैठी और सामने रखे लैपटॉप की स्याह बुझी हुई स्क्रीन में अपने अक्स को देख रही थी। वो किसी गहरी सोच में गुम लगती थी। उसके ऐन पीछे दीवार की खिड़की से सूरज की तेज़ रोशनी के अलावा ऊपर से नीचे लटकती सब्ज बेलें भी दिखाई दे रही थीं। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। अवतार ने नज़रें उठाईं, ज़रा सा मुस्कुराई। एक मुतज़ब्ज़ब मगर संजीदा सा साथी चौखट में खड़ा था। अभी अपनी जगह से नहीं उठी, बस सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्या आप अपने मरीज़ों को काउच नहीं पेश करती? वो सामने वाली कुर्सी पे बैठते हुए बोला था। आप मरीज़ नहीं हैं, सब्जेक्ट हैं मेरे लिए। कुछ पिएंगे? इंटरकॉम पे हाथ रखे उसने इस्तफसार किया था। सिर्फ बोलूँगा। कहिए, मैं सुन रही हूँ। साथी चंद लम्हे सर झुकाए अपने हाथों को देखता रहा। वो हल्की सी सफ़ेद स्वेटर और जीन्स में मलबूस था। स्वेटर के अंदर से काले रंग झलक रहे थे। चेहरे से सोगवार लगता था। तुम्हें देखकर लगता है जैसे सादी यूसुफ का कोई गोश्त बैठा है। तुम तो वो शख्स नहीं रहे। अवतार को अफसोस हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो लड़का मैं था, अगर वो लड़का अब मुझे देखे तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा। वो हल्का सा हंसा। खिड़की से बाहर उनमें टहलते मोर, दरख्तों पे बैठे परिंदे, यही सोचेगा कि तुम्हें राह रास्त पे लाने का कौन सा लेक्चर दिया जाए। वो लड़का हर वक्त दूसरों को फिक्स करने वाली बातें सोचता था। फिर शरारत से मुस्कुराकर आगे हुई। कहीं मुझे भी फिक्स करने तो नहीं आए। सोचा यही था, मगर तुम मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो और उसने कहा था कि तुम्हें जज न किया जाए। सो मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मगर मुझे अफसोस है, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई लंबा चौड़ा एनडीए नहीं है। अवतार हैरान हुई। मगर तुम तो नियर डेथ से निकल कर आए हो, है ना? ये सिर्फ मेरे डॉक्टर का अंदाज़ा था, वरना मैं गहरे ख्वाब से निकलकर मौत तक नहीं गया था। मैं पहले कभी बता नहीं सका, मगर मैं इस लेवल तक नहीं जा सका। मैंने सिर्फ एक ख्वाब देखा था। हाँ, वो तवज्जो से सुनने लगी। क्या ख्वाब? ये कुर्सी आरामदेह है, तुम टेक लगाकर बैठ जाओ। साथी ने हल्की सी टेक लगाई, मगर सर पीछे नहीं लगाया। वो खिड़की से बाहर नजर आते मोर को देख रहा था। मोर अपने भद्दे पैरों के साथ धीरे धीरे टहल रहा था। उसके पंख धनक के सातों रंग अपने अंदर समोए उसके बावजूद उसके गिर्द फैले हुए थे। तुमने क्या देखा था? उसे अवतार की आवाज़ दूर से सुनाई दे रही थी। निगाहों के सामने बस वो मोर था, उसके पैरों के रंग थे। मैंने ख्वाब देखा था जिसमें एक छोटा बच्चा था। जब मैं छोटा था तो एक दफ़ा हम लोग गए थे किसी पहाड़ी वादी में, नाम याद नहीं। वहाँ एक चश्मे पे बैठे हुए जुमर ने मुझे कहा था कि मोर दफतन टहलते टहलते रुक गया था, गोया गौर से किसी को देखने लगा हो। सामने से मोरनी चलती आ रही थी। वो सफ़ेद थी, ब्रायलर मुर्गी जैसी सफ़ेद और वाजबी सी, बल्कि बदसूरत सी। जुमन ने कहा था कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरी कीपर बनेगी, मेरा ख्याल रखेगी, मेरी हिफाजत करेगी। मगर कोई भी मेरी हिफाजत नहीं कर सका। तुम गुस्सा हो सब पे? मोरनी अब मोर के गिर्द चक्कर काट रही थी, गोल गोल। मैं दुखी हूँ। मुझे लगता है जैसे 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 ये सब फिर से दोहराया जाएगा और तुम इस दफ़ा सरवाइव नहीं कर पाओगे। वो चौंक भी नहीं सका। उसकी त्वचा मोर पे थी। मोर किसी राजकुमार की तरह पर फैलाए अकड़ कर खड़ा था और मोरनी उसके गिर्द घूमे जा रही थी। हाँ, मुझे अंदर से यही खौफनाक है कि मैं फिर से किसी ट्रेजेडी का शिकार हो जाऊंगा। क्या तुमने इस खौफ को अपने अंदर से निकालने के लिए कुछ किया है? क्या करूं? सोचो, कोई रास्ता निकालो। वो आवाज़ गो के दूर से आ रही थी, मगर उसमें रौब था, असर अंगेज़ी थी, ऐसी मजबूती कि वो उसे झुठला भी नहीं सकता था, जैसे उसका हुक्म मानने पे मजबूर हो। नज़रें मोर पे थी। मोरनी अब मोर के करीब बैठ गई थी। कैसे निकालूं रास्ता? सिर्फ तुम निकाल सकते हो रास्ता। मुझे इंसाफ चाहिए। हम ज़िंदगी में अक्सर चीज़ों की तमन्ना करके सोचते हैं कि जब मुझे ये मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। गलत।
खुशी हमारे अंदर होती है। अगर कुछ ना होकर भी हम खुश नहीं हैं तो कुछ पाकर भी नहीं होंगे। अभी से ठीक होने की मशक करोगे तो ठीक भी हो जाओगे। क्या करूं? उसका वजूद कमज़ोर पड़ रहा था, आवाज़ कमज़ोर थी। इंसाफ ढूंढो, मगर ये भी सोचो कि अगर इंसाफ ना मिला तो क्या तुम संभल सकोगे? क्या दोबारा उठ खड़े हो सकोगे? क्या हो जाऊंगा? हाँ, हो जाओगे। आवाज़ में यकीन था, मजबूती सी, धौंस थी। उसका असर दिल तक होता था, उसका असर दिमाग में भी होता था। क्या करना होगा मुझे इंसाफ के लिए? जो करना है तुम्हें ही करना है। ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना पापा, ना जुमर, ना फारिस। सब ने अपनी अपनी करके देख ली। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से हाशिम को इस मकाम तक लाना चाहा कि वो तुम्हारा मुकाबला कोर्ट में करे, मगर कोई कामयाब नहीं हो सका। सिर्फ तुम ये कर सकते हो। मोर अब चुपचाप अपनी मोरनी के करीब बैठ गया, परों को समेट लिया था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं खुद गुनहगार हूँ। उसकी आवाज़ कांपी। यहाँ सब गुनहगार हैं साथी, हर एक को बुरे कामों और बुरी लतों ने जकड़ रखा है। कोई अपने गुनाहों को जस्टिफाई करता रहता है और कोई स्याहकारियों के अंधेरे में भी नन्हा सा दिया जलाए रखता है। सब ही गुनहगार हैं। तुम हो तो क्या बड़ी बात है? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? जो कोई ना कर सका वो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि तुम हमेशा वो ही करते आए हो जो कोई और नहीं कर सका। मैंने अरसा पहले तुम्हें कहा था, तुम्हारे अंदर एक खूबी है, तुम्हारी बातें, उसको इस्तेमाल करो। एक दफ़ा फिर मोरों के जोड़े ने यकायक किसी शय को देखा था। वो दोनों उठकर आगे को भागे। खिड़की से नजर आते लॉन के हिस्से से वो गायब हो गए। सती ने चौंक कर उसे देखा। धीरे धीरे उसके शल आसाब बेदार होने लगे थे। उसने आंखें मसलीं, फिर इधर उधर देखा। वो उसी तरह सादगी से उसे देख रही थी। क्या मैं? वो पूछ भी नहीं सका। वो हैरान था, वो अचंभे में था। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम मामूली से हाइप्नोसिस में थे, जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई फिल्म देखते हुए हम उसमें खो जाते हैं। तुम भी गहरे ख्याल में थे। साथी चंद सानिए उसे देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, मेरी बातों पे गौर करना, उसने ताकीद की थी। वो हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला रहा था। आज पहली दफ़ा आपका हाशिम किरदार से तारुफ कब हुआ? अवतार ने चेहरा उठाकर देखा। वो कोर्ट रूम में बैठी थी और वो सामने कटहरे के नीचे खड़ी जुमर सवालात कर रही थी। वो संभल कर सीधी हुई। 8 साल पहले, जब वो अपने मरहूम वालिद के साथ मेरे घर आए थे, अपने वलीमे का कार्ड देने। स्टैंड में खड़ा सादी बता रहा था। आपका उनके बारे में पहला तासुर क्या था? यही कि वो एक अच्छा आदमी है। और अब क्या लगता है आपको? आप गलत थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पीछे बैठा हाशिम पुकार उठा। मिसेस उमर गवाह से राय मांग रही हैं। गवाह से कोई गवाही या फैक्ट मांगे जाते हैं, राय नहीं। हाशिम ने एक दो जवाबी से एतराज़ात के अलावा कोई एतराज़ नहीं किया था। सस्टेन। जज साहब ने जुमर को इशारा किया। उसने सर को खम दिया। नौशरवान कारदार से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? चंद दिन बाद, जब मैं हाशिम कारदार के घर गया। अभी आपको उनसे मिले चंद दिन तो हुए थे और आप उनके घर भी चले गए। मैं इसलिए गया था क्योंकि वहाँ मेरे मामू रहते थे। वापसी पे हाशिम की तरफ चला गया और फिर मैं स्टडी में था जब मैंने कराहने की आवाज़ सुनी। देखा तो साथ वाले कमरे की बालकनी में नौशेरवान गिरा पड़ा है। वो ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से करीबुल मर्ग लगता था। मैंने मेरी एनजीओ को कार निकलवाने का कहा और फिर हम उसे हॉस्पिटल ले गए। बहरहाल वो जल्द ठीक हो गया। आप ये कह रहे हैं कि आपने उसकी जान बचाई? मैं ये नहीं कह रहा, सब गवाह हैं उसके। ओके, जुमर ने इस बात में सर हिलाया। कनखियों से वो मुसलसल जज साहब के तासुरात भी देख रही थी। वो अब थोड़ी तले हाथ जमाए कोनी डेस्क पे टिकाए मुतवज्जा मगर सपाट चेहरे के साथ सदी को देख रहे थे। मिसेस कारदार से आपका कैसा ताल्लुक था? मैं अपनी और मिसेस कारदार की तमाम ईमेल्स का रिकॉर्ड कोर्ट में जमा करा चुका हूँ। उनसे ज़ाहिर होता है कि वो मुझे अपने बेटे की जासूसी करने के लिए कहती थी और मैं महज उनकी भलाई के लिए उनको बता देता था अगर नौशरवान किसी गलत काम में मुलविस होता तो। बहुत दफ़ा मैंने नौशरवान का पर्दा भी रखा, मगर ये एक माँ का हक था। लेकिन जब नौशरवान को आपके सामने यूनी में मारा पीटा गया तो आपने उसे क्यों नहीं बचाया? मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने उसे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि हाशिम कारदार ने मुझे मना किया था, क्योंकि उसने खुद अपने भाई को पिटवाया था ताकि वो उसकी दोस्त अब्दार उबैद को तंग न करे। ये झूठ बोल रहा है। जवाहिरात बेयकीनी से हाशिम के करीब हुई। तुमने उसे
नहीं बताया था। क्या इसको पता था भाई? शेरू हल्का सा घबराया। हाशिम खुद भी चौंका था। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये झूठ क्यों बोल रहा है? वो हैरान था। सो आप ये कह रहे हैं कि हाशिम जिस लड़की को पसंद करता था, नौशेरवान इसको हरासा करने लगा था? सो हाशिम ने अपने ही भाई को पिटवाया। जुमर के लहजे में बेयकीनी थी। हाशिम आंसू इकट्ठे किए आगे को हुआ। वो मुतहैयर था। जी, जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था, हाशिम की मेल अभी तक मेरे पास महफूज है और मैं उसकी कापी आपको दे चुका हूँ। आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाशिम ही अपने भाई का दुश्मन था, मैं नहीं। वो मुस्कुराकर कह रहा था। जब जुमर ने एक कागज़ जज साहब को और एक हाशिम को पकड़ाया तो हाशिम ने तेज़ी से नाक पे ऐनक लगाई और उससे पढ़ा। जवाहिरात उसके कंधे से झुककर उसे पढ़ रही थी। सादी और जुमर ने मुस्कुराती नज़रों का तबादला किया। यूँ लगता था दिफा की कुर्सियों पे खलबली सी मच गई हो। ये तुम्हारा लिखने का स्टाइल है। ईमेल भी दुरुस्त लग रही है, फॉरेंसिक में दुरुस्त साबित होगी, वरना जुमर इसको जमा ना करवाती। हाशिम, ये क्या है? जवाहिरात ने तिल मिलाकर उसे घूरा। वो नफ़ी में सर हिला रहा था। ये दुरुस्त है, मगर ये किसी ने बैक डेट में जाकर अभी भेजी है, कोई जिसको इन अमूर में महारत हो। और चौंक कर उसने गर्दन मोड़ी। इस्तग़ासा की कुर्सियों पे पीछे बैठी हुनैन को देखा। वो जज साहब से निगाह बचाकर हाथ पे कुछ लिख रही थी, फिर हाथ उठाकर हथेली हाशिम को दिखाई। बिंगो! हाशिम ने उसके चेहरे को देखा। वो मुस्कुराकर शाने उचकाकर सामने देखने लगी। हाशिम गहरी सांस लेकर सीधा हुआ। वो झूठ नहीं बोल रहा। उसने मध्यम सरगोशी की। वो कह रहा है कि ये सब उसने इंटरव्यू में कहा था। ये सच है कि वो ये सब इंटरव्यू में कह चुका है। वो ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ भी था। टेक्निकली ये झूठ नहीं है और वो पकड़ा नहीं जा सकता। लानत है। तो उसने इंटरव्यू दुनिया को इमोशनल करने के लिए नहीं दिया था, बल्कि अदालत में अपने अल्फाज की हेरा फेरी करने के लिए दिया था। मैंने एक दफ़ा भी उसका इंटरव्यू नहीं सुना। डैम इट! हाशिम कागज़ लेकर उठा। योर ऑनर, ये ईमेल खुद साख्ता है। मैंने ऐसी कोई मेल साथी को नहीं की। रियली हाशिम, क्या तुम प्रूव कर सकते हो? जुमर ने सादगी से आंखें झपकाईं। हाशिम गहरी सांस लेकर वापस बैठ गया। एक तेज़ नज़र सादी पे डाली। उसने भी मुस्कुराकर कंधे उचकाए थे। जुमर वापस सादी की तरफ घूमी। इस्तग़ासा के बेंच में वाज़ह तब्दीली आई दिखाई देती थी। मुस्कुराहटें बढ़ चुकी थीं। आरामदेह माहौल बन चुका था। जुमर ने अगला सवाल पूछने से पहले गैर इरादी तौर पे उंगली में पहनी अंगूठी को घुमाकर पीछे धकेला। उसका नीला हीरे जैसा चमकता नगीना, ढेरों रोशनियाँ फूटने लगीं। ऐसी खूबसूरत रोशनियाँ कि अगर तुम इनमें देखने लगो तो तुम्हारी आंखें चुंधिया जाएं और फिर तुम कुछ और ना देख सको। हीरों जैसी रोशनियाँ। 2 माह पहले, और जब ये रोशनियाँ छटीं तो सामने एक खूबसूरत वादी थी। सब्ज़ पहाड़ों के दरमियान बल खाती नीली सड़क किसी आबशार की तरह ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। सड़क पे चहलकदमी करते सियाह, दुकानों का रश, अपना अपना सामान बेचते ख्वाजा फरोश, ऊपर तैरते बादल, इन सबसे बेनियाज वो दोनों सड़क किनारे चलते ऊपर से नीचे आ रहे थे। फारिस ने अपनी भूरी जैकेट की जेबों में हाथ डाल रखे थे। सर पे पी कैप थी और जुमर स्याह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, बाल ढीले जूड़े में बांधे, गर्दन झुकाए कदम कदम नीचे उतर रही थी। दफातन उसने सर उठाया और कुछ उदासी से बाएं तरफ चलते फारिस को देखा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बल्कि मैं इधर क्या कर रही हूँ? मुझे तो इस वक्त कोर्ट में होना चाहिए था। फारिस के चेहरे पे खफकी उभरी। कैब वाला सर मोड़कर और आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। क्या हमने ये फैसला नहीं किया था कि कम से कम इन 3-4 दिनों में हम नौशेरवान के ट्रायल की बात नहीं करेंगे? मैं उस ट्रायल की बात नहीं कर रही। कल उसकी पेशी थी और ना हाशिम गया ना मैं अपने कोर्ट केसेस की बात कर रही हूँ। मैं ऐसे ही इधर आ गई, मेरा इतना काम पड़ा था पीछे। उसने सर को ज़रा झटक कर गाल की छूती घुंघरियाली लेट परे हटानी चाहिए। गर्म जेबों से हाथ नहीं निकाले, लेट कान तक गई और फिसल कर वापस गाल पे आ गई। जी हाँ, जानता हूँ, पता है मुझे आप वकील क्या करते हैं। लंबी लंबी फीसें लेकर तारीख पे तारीख देते जाते हैं। आपकी चंद दिन की गैर हाजिरी से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे भी अदालत में जाकर आपने झूठ ही बोलना होगा। अच्छा है ना, चंद दिन आपके इस बाएं कंधे वाले निगहबान को रेस्ट मिलेगा। हाँ हाँ, तुम तो जैसे जेल में नाते पड़ते थे, लंगर बंटवाते थे। वो मुस्कुराकर मगर तनदेही से बोली थी। फारिस ने जेबों से हाथ निकालकर जैकेट का कॉलर झटका। सोशल वर्क करता था मैं। हाँ, किसी की पसली तोड़ी तो किसी का जबड़ा। सोशल वर्क, राइट। अस्तगफुरुल्लाह।
क्यों मेरी मकबूलियत से जलती हैं? वो मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से कह रहा था। ठंडी सी सुरमई सड़क के इर्द गिर्द फैले सब्ज पहाड़ों से कतन बेनियाज वो दोनों चलते जा रहे थे। जेल में लोग मुझे पसंद करते थे, गलत, तुमसे डरते थे। कचहरी में लोग आपसे नहीं डरते क्या? मेरी इज्जत करते हैं। जी हाँ, बड़ी इज्जत से आपको चुड़ैल कहते हैं ना। फारिस काजी वो खौफी से एकदम घूमकर उसके सामने आई। फारिस के कदम रुक गए। मुस्कुराहट दबाकर उसके चेहरे को देखा जो गर्मी से तमतनाने लगा था। हम 3 दिन की ब्रेक पे आए हैं और तुम इस तरह की बातों से बाज नहीं आए जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं। आपको कौन सी बातें गुस्सा नहीं दिलाती? मगर उसने उंगली उठाकर तंबीह की। वादा करो मुझसे कि कम से कम इन 3 दिनों में अब तुम कोई बदकलामी नहीं करोगे। फारिस ने ताबदारी से दोनों हाथ उठा दिए। रियली सॉरी, मैं वाकई चाहता हूँ कि हमारे ये सफ़र खुशगवार रहे, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि इन 3 दिनों में कोई सच नहीं बोलूँगा। उसे फिर से गुस्सा आया, मगर हंसती और सर झटकर वापस चलने लगी। वो भी मुस्कुराकर नीचे उतरने लगा। दोनों साथ साथ थे, कंधे से कंधा, कोनी से कोनी बराबर हम कदम।